नल पुराण इतिहास के एपिसोड 153 में आप सभी विद्वानों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है वो कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर श्रीमान रमन लाल पांचाल जी हैं, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के देवल गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में कुवैत में रोजगार कर रहे हैं। और वो लिखते हैं, सादर प्रणाम गुरुजी, मैंने आपके सभी एक से लेकर के 152 तक के एपिसोड देखे हैं, बहुत ही आनंददायक हैं। तो देखिए श्रीमान पांचाल जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 152 से जोड़ रहा हूं। 152 एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ढोल कुमार के नाती, जो कि वज्रधाम या इंद्रपाल नाम वर्णित है, उसका राजा चक्रध्वज की पुत्री रतन कौर से विवाह तय हो जाता है। जब विवाह तय हो गया, सगाई हो गई, सिक्का चढ़ गया, उसके बाद नर सुल्तान अपनी बहन मारू से कहने लगा कि बहन, अब हमें अपने देश को जाना है, हम कीचकगढ़ जाएंगे। मरवन और ढोल कुमार नर सुल्तान को सम्मान सहित विदा करते हैं और नर सुल्तान से ढोल कुमार कहने लगे कि नर सुल्तान, तुम्हें जिस दिन मेरे प्रपौत्र का विवाह हो उसमें अवश्य आना होगा, क्योंकि उसकी शर्तें बहुत कठिन हैं और उन शर्तों को पूरा करने में मैं सक्षम नहीं हूं। मैं अब वृद्ध हो चुका हूं और तुम एक बलवान योद्धा हो, उन शर्तों को पूरा कर सकते हो। देखिए श्रोताओं, नर सुल्तान ये वायदा करता है ढोल कुमार से और मारू से कि चाहे मुझे कुछ भी काम लग जाए, परंतु मैं तुम्हारे विवाह में अवश्य आऊंगा। ऐसा कहकर के नर सुल्तान अपनी पत्नी पचफूला को अपने घोड़े पर बैठाते हैं और चल देते हैं अपने नगर कीचकगढ़ के लिए। जब कीचकगढ़ में नर सुल्तान आए तो उनकी पहली पत्नी निहालदे ने संपूर्ण नगर को दूसरी रानी के सम्मान में सजवाया और नगर में एक उत्सव मनाया गया। रानी पचफूला महलों में आई, उसका बड़ा स्वागत किया गया और जो विवाह के नेम होते हैं, नियम होते हैं, उनके अनुसार उसे महलों में प्रवेश दिला दिया गया। नर सुल्तान अपनी दोनों पत्नी निहालदे और पचफूला के साथ बड़े आराम से कीचकगढ़ में राज्य कर रहे हैं, कीचकगढ़ के महलों में निवास कर रहे हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। उधर विवाह का समय नजदीक आ जाता है। ढोल कुमार ने अपनी सभा को बुलाया, दरबारियों को आमंत्रित किया और उनसे कहने लगा कि जगह जगह जितनी भी रिश्तेदारी है उन सभी में निमंत्रण भेजे जाएं, सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाए और मेरे पिताजी के मित्र मनसुख गुर्जर के यहां निमंत्रण देने में स्वयं जाऊंगा। देखिए श्रोताओं, उस समय तक मनसुख गुर्जर और राजा नल अपने परम धाम को पधार चुके थे, इस दुनिया में नहीं थे। उधर स्याहनुमाने में मनसुख गुर्जर का पुत्र, जिसका नाम रूपचंद था, वो राज्य कर रहा था। अब इधर ढोल कुमार निमंत्रण लिखवाता है और जो पत्रवाहक होते हैं, राजा पहले पत्रवाहक रखते थे जो सूचनाओं को पहुंचाते थे। सूचना वाहकों को बुलाया और उनसे कह दिया कि तुम्हें मैं भेज रहा हूं उन स्थानों पर ये निमंत्रण पहुंचाने हैं। तो ढोल कुमार ने सबसे पहले राजा बुद्ध पिंगलगढ़ को निमंत्रण भेजा। दूसरा निमंत्रण राजा भीम के यहां भीम शिखर भेजा, क्योंकि भीम शिखर में उसके नानी मामा थे। और तीसरा निमंत्रण राजा मनसुख के यहां, जो कि रूपचंद राज्य कर रहे थे, राजा रूपचंद के यहां भेजा। जो भी उसकी जितनी भी रिश्तेदारी थी
उन सभी में निमंत्रण भेज दिया। अब देखिए श्रोताओं, जो नर सुल्तान था उसको निमंत्रण देना भूल जाते हैं और ब्याह की तैयारी करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय निकला और विवाह का समय और नजदीक आ गया। सभी राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ, देखिए श्रोताओं, राजा होते थे जब कोई विवाह में या युद्ध में आमंत्रित करता था तो वो सेना सहित चलते थे। महाराज बुध पिंगुलगढ़ से 60,000 फौज लेकर के चल देते हैं। राजा मनसुख का पुत्र रूपचंद 1 लाख की फौज लेकर के चल देता है और महाराज भीम शिखर के राजा भीम 40,000 की फौज लेकर के चल देते हैं। देखिए श्रोताओं, जगह जगह से ढोल कुमर के रिश्तेदार नातेदार मिलने वाले सभी, कोई 10,000 की फौज, कोई 20,000 की फौज, कोई लाख की फौज लेकर के नरवरगढ़ के लिए आने लगे। नरवरगढ़ में फौज का पड़ाव डाल दिया गया और विवाह के समय में मात्र 3 दिन शेष रह गए। तब अचानक मरवन को याद आती है। मरवन सोचने लगी कि मेरा धर्म का भाई नर सुल्तान, जिसने ये सिक्का चढ़वाया था, बड़ा बलवान है। उसने वीरमणि जैसे महापराक्रमी दैत्य को मार दिया। मैंने उसके लिए निमंत्रण नहीं दिया है। महाराज उसे निमंत्रण देना भूल गए। रानी मारू ने ढोल कुमार को महलों में बुलवाया और ढोल कुमार से पूछने लगी कि महाराज, क्या आपने मेरे धर्म के भाई नर सुल्तान को निमंत्रण भेजा? तो ढोल कुमार कहने लगे, रानी, मैं नर सुल्तान को भूल गया, वहां मैंने निमंत्रण नहीं पहुंचाया और अब 3 दिन शेष रह गए। अब 3 दिन में निमंत्रण पहुंचाना संभव नहीं है, क्योंकि कीचकगढ़ का जो रास्ता है वो 2 दिन का है। 1 दिन में हमारा पत्र वाहक वहां जाकर के नहीं पहुंच सकता। 2 दिन में पत्र वाहक जाएगा और कम से कम 2 दिन में नर सुल्तान नरवरगढ़ आएगा। 4 दिन का समय चाहिए था और तीसरा दिन भी बीतने वाला है। अब बताओ क्या करें? मरवन सोचने लगी और ढोल कुमार से कहने लगी कि महाराज, बिना नर सुल्तान के आप ये शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सेना में मुझे कोई भी योद्धा ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस विवाह में अपना पराक्रम दिखाए। बड़ी बड़ी शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरी करवाए। हमारा जो नाती है, प्रपौत्र है, वो अभी 16 वर्षीय है और हमारा पुत्र चंद्रपाल, देखिए उनका नाम भी वर्णित है, लक्ष्मी सेन या चंद्रपाल वर्णित है, वो भी युद्ध विद्या में इतना निपुण नहीं है। इसलिए महाराज, आपको जैसे भी संभव हो नर सुल्तान को आमंत्रित करना होगा। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। राजा ढोल कुमार मन में सोचते हैं कि अब मुझे कोई पत्र वाहक को भेजना पड़ेगा, परंतु श्रोताओं, गंगाराम तोता जो मरवन को राजा बुध ने दिया था, गंगाराम तोता का वर्णन पहले भी आया था मारू के गौने में। वो गंगाराम तोता वृद्ध हो गया था, वहां बैठा हुआ मारू की सभी बातों को सुन रहा था। गंगाराम तोता मारू से कहने लगा कि देखिए बहन, यदि तुम कहे तो निमंत्रण मैं ले जा सकता हूं। एक पत्रिका लिखो, उस पत्रिका को मेरे गले में बांध दो। मैं वृद्ध अवश्य हो गया हूं, परंतु तुम्हारा निमंत्रण 1 दिन में ही कीचकगढ़ पहुंचा दूंगा। देखिए श्रोताओं, मरवन बड़ी प्रसन्न होती है। गंगाराम तोता से कहने लगी, तोता, तेने तो मेरी समस्या का हल कर दिया, मेरी समस्या समाप्त हो गई, मैं तुम्हें ही भेजती हूं। मरवन ने एक पत्रिका लिखी। उस पत्रिका में जैसे पत्र लिखते हैं उस तरीके से पत्र की भाषा लिखी। पत्र की भाषा लिख करके अपने प्रपौत्र इंद्रपाल का विवाह लिख दिया और नर सुल्तान को लिख दिया कि तुम्हें भात लेकर के तुम्हारी बहन को दरवाजे पर भात पहनाना है।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मेरे धर्म के भाई हो। खत लिख करके मरवन ने नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए और नरवरगढ़ की मोहर लगा दी। जो राजाओं की मोहर होती थी, राजसी मुद्रा उस पर लगा दी और उस पत्र को उस तोता के गले में बांध दिया। गंगाराम तोता उस पत्र को लेकर के उड़ता है। देखिए श्रोताओं, वृद्ध तोता था परंतु उड़ने में बड़ा सक्षम और तीव्र वेग से उड़ता था। गंगाराम तोता चला जा रहा है कीचकगढ़ के लिए। तोता ने 8 घंटे का समय मार्ग में लिया और 8 घंटे के बाद जब शाम का वक्त हुआ तो पहुंच जाता है कीचकगढ़ में। कीचकगढ़ में गंगाराम तोता देख रहा है नर सुल्तान को, परंतु नर सुल्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस दिन नर सुल्तान भगवान शंकर का जाप कर रहे थे। भगवान शंकर का व्रत थे, सोमवार का दिन था, इसलिए भगवान शंकर के मंदिर में तपस्या में लीन थे। नर सुल्तान को खोजते खोजते तोता सोचने लगा कि अब मुझे नर सुल्तान कहीं दिखाई नहीं दिया और यदि मैं इस पत्र को किसी और को देता हूं तो वो पत्र को हो सकता है नर सुल्तान को दे या ना दे और मुझे छोड़े या ना छोड़े, कहीं मुझे भी बंदी बना लिया जाए। ऐसा सोच करके गंगाराम तोता फिर उड़ान भरता है और नर सुल्तान के महल के शिखर पर बैठ जाता है। महल के शिखर पर बैठा हुआ है तोता। किस्मत की बात, निहाल दे उस महल पर चढ़ती है तो उसे तोता दिखाई देता है। तोता के गले में एक पत्र बंधा हुआ है। उस पत्र को देख करके निहाल दे को और उत्सुकता हो गई कि ये तोता और इसके गले में पत्र बंधा हुआ है, अवश्य कोई ना कोई रहस्यमय तोता है। किसी ने महाराज के पास इसे भेजा होगा, मैं इस तोता को देखती हूं। तो निहाल दे ने तोता की तरफ हाथ बढ़ाया। तोता ने विचार किया कि ये निहाल दे सती है और ये अवश्य मेरी ये सूचना नर सुल्तान तक जरूर पहुंचा देगी। तोता वहां से उड़ करके निहाल दे की गोदी में आकर के बैठ गया। निहाल दे ने तोता पर हाथ फेरा, तोता को लाड़ प्यार से अपने पास बैठाया और वो पत्रिका खोली जो उसके गले में बंध रही थी। उस पत्रिका को पढ़ा तो उसमें मरवन का नाम लिखा हुआ था, मारू का नाम लिखा हुआ था, नर सुल्तान का नाम लिखा हुआ था और मारू ने लिख दिया था कि तुम्हारी धर्म की बहन मारू भात के समय तुम्हारा इंतजार करेगी। अब तो निहाल दे मन में सोचने लगी कि मेरे पति महाराज तो भगवान शिव की तपस्या में लीन है, मैं कैसे उनकी तपस्या को भंग करूं और उधर मारू का भात देना है। केवल 2 दिन का समय शेष है और यदि मैंने महाराज को इसकी सूचना नहीं दी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, वह विलंब हो जाएगा, विवाह का समय निकल जाएगा। अब क्या करूं? बड़ी शोक में संतप्त हो जाती है। सोच में पड़ गई रानी निहाल दे और उस पत्र को लेकर के चल देती है भगवान शिव के मंदिर की तरफ। भगवान शिव का मंदिर दुर्ग के भीतर पश्चिमी द्वार पर बना हुआ था। जब निहाल दे उस भगवान शिव के मंदिर में पहुंची तो उस समय पूजा करने के बाद नर सुल्तान खड़े हुए थे और निहाल दे को आता हुआ देखा तो सोच में पड़ जाते हैं कि निहाल दे अपने महलों को छोड़ करके मंदिर की तरफ कैसे आ रही है। ऐसा क्या विचित्र कारण है, क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से महारानी को स्वयं मेरे पास आना पड़ा। निहाल दे नर सुल्तान के पास पहुंची और उस पत्र को नर सुल्तान को थमा दिया। जब नर सुल्तान ने वो पत्रिका देखी, उस पत्रिका में नरवरगढ़ गांव लिखा हुआ था, राज्य लिखा हुआ था और नीचे मारू और ढोल कुमार दोनों के हस्ताक्षर देखे और इंद्रपाल का विवाह लिखा हुआ था। उसमें लिख रखा था कि भाई तुम सिक्का चढ़वा करके चले गए, मैं तुम्हारा ध्यान भूल गई
तुम्हें निमंत्रण नहीं दे पाई, इस तोता के द्वारा भेजे गए खत कोई निमंत्रण समझे। नर सुल्तान पत्र को पढ़ करके मन में सोचने लगा कि मेरी धर्म की बहन मारू ने काम तो गलत किया है, मुझे निमंत्रण पहले नहीं पहुंचाया, परंतु मुझे चलना होगा। यदि मैं नहीं गया तो मेरे भांजे का विवाह नहीं होगा, क्योंकि उस पत्रिका की जो विवाह पत्रिका थी उसकी बड़ी कठिन शर्तें हैं, और उन शर्तों को महाराज ढोल कुंवर जो इस समय वृद्ध अवस्था में है कैसे पूर्ण करेंगे। निहाल देश से नर सुल्तान कहने लगे कि रानी मुझे जाना होगा और मैं सेना लेकर के जा नहीं सकता, इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं 10-20 हजार की सैनिक सहायता लेकर के नरवरगढ़ पहुंच जाऊं। मुझे वह दिन याद आ रहा है कि जिस दिन मुझ पर विपत्ति आई थी तो मारू ने मुझे धर्म का भाई बनाया था, अपने नरवरगढ़ में रखा था, और आज मैं छोटी सी भूल के ऊपर यदि नरवरगढ़ नहीं जाऊंगा तो मुझे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। इसलिए हे निहाल दे, यदि तुम चलना चाहती हो तो तैयार हो सकती हो। परंतु देखिए श्रोताओं, निहाल दे कहने लगी कि महाराज आपके पास बहुत कम समय है और तुम्हें तुम्हारी बहन के लिए भात का सामान भी ले जाना है, इसलिए तुम अकेले ही जा सकते हैं। देखिए श्रोताओं, दूसरे दिन जब प्रातःकाल हुआ तो केवल 2 दिन का समय शेष था। गंगाराम तोता से नर सुल्तान कहने लगा कि तोता, जितने वेग से तुम चलोगे उतने वेग से मेरे पास चलने वाला घोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मुझे साथ लेकर के चलो। दूसरे दिन नर सुल्तान तैयार होता है, अपना घोड़ा सजाता है और भात के लिए मोतियों के हार जो स्वर्ण जड़ित थे उनको अपने पास रख लेता है और चल देता है नरवरगढ़ के लिए। देखिए श्रोताओं, समय समय की बात होती है, जिसके साथ लाखों की सेना चलती थी वही नर सुल्तान आज अकेला अपनी बहन के भात भरने के लिए जा रहा है। आगे आगे गंगाराम तोता चला जा रहा है और पीछे पीछे नर सुल्तान चला जा रहा है। किस्मत की बात होती है, होनी बड़ी बलवान होती है। मार्ग में जब चला जा रहा था तो एक भीलों का गांव पड़ा। उस गांव की विशेषता थी कि जो भी कोई राहगीर उस मार्ग से निकलता था तो उसको वो भील लूट लेते थे। गंगाराम तोता भी उस क्षेत्र से परिचित नहीं था। जब नर सुल्तान उस मार्ग से निकला, घोड़े पर बैठा हुआ, तो वहां बैठे हुए ठगों ने उसे रोक लिया। नर सुल्तान वहां बैठ जाता है, परंतु देखिए श्रोताओं, चारों तरफ से भील आ जाते हैं और नर सुल्तान का जो सामान था उस घोड़े पर, उस सब को लूट लिया गया। नर सुल्तान भीलों के द्वारा लुट जाता है। नर सुल्तान मन में विचार करने लगा कि हे भगवान, मैं जो भात देने के लिए सामान लेकर के आया था इन भीलों ने लूट लिया, अब मैं क्या करूं। गंगाराम तोता बोला नर सुल्तान से कि तुम अभी जीवित हो, कोई बात नहीं है, तुम्हारा भात का सामान लूटा गया है। महाराज, यदि आप भी समय पर पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप विलंब ना करो, अपने अश्व को इनसे छुड़ा लो। परंतु देखिए श्रोताओं, भील नर सुल्तान के घोड़े को भी छीन ले गए। नर सुल्तान सोचने लगा कि अब मैं किस तरीके से नरवरगढ़ पहुंचूं, मैं तो मार्ग में फंस गया। भीलों से जीत पाना नर सुल्तान के लिए संभव तो था, परंतु नर सुल्तान किसी झगड़े में फंस करके समय खराब नहीं करना चाहता था। नर सुल्तान मन में सोचने लगा कि अब मैं पैदल तो पहुंच नहीं सकता, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, मुझे इन भीलों को मारना होगा। देखिए श्रोताओं, नर सुल्तान ने अपनी तेग निकाली और उन भीलों को ललकारा, और जब भीलों को ललकारा तो भीलों ने
नर सुल्तान को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए चारों तरफ से उस पर बाण वर्षा कर दी। अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।